भदोही की बात कर लेते हैं। भदोही में चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार भी ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विजय मिश्रा चुनाव मैदान में है। बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी से बात की हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। देखिए। सातवें चरण में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हम इस वक्त भदोही जिले के ज्ञानपुर सीट में एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है और हमारे साथ यहां पर एमएलसी हैं रामलली मिश्र हैं, जो कि इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक विजय मिश्र की पत्नी भी हैं। उनसे बात करते हैं, उन्होंने अपना मतदान किया है। ये बताएं कि आपके पति इस क्षेत्र से विधायक हैं, इस बार फिर से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं और क्या इश्यूज हैं इस इलाके के, क्या सोचकर लोग मतदान कर रहे हैं? जनता उनको पसंद करती है, वो जीतेंगे तो जनता जिताएगी उन्हें। हमारे पास ये मुद्दा नहीं है कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले, जो बोलेगा मेरी जनता बोलेगी, ज्ञानपुर की जनता बोलेंगे। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र से वोट डालने आई थी। उनका कहना है कि जो बाहुबली विजय मिश्र को कहा जाता है, उनके साथ जनता का बल है और जनता उनको 5वीं बार चुन करके भेजेगी विधानसभा में। हालांकि आगरा जेल में बंद हैं, बावजूद इसके उनको भरोसा है कि उनको एक बार फिर से जीत मिलेगी और इसी ज्ञानपुर सीट से लगातार 4 बार विधायक थे। 5वीं बार का ये चुनाव है। 5वीं बार चुनाव में उनको उम्मीद है कि इस बार भी विजय मिश्र को ही जीत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, भदोही। और अब आपको लिए चलते हैं गाजीपुर, जहां से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? वोटिंग की शुरुआत हुए 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। लोगों के मुद्दे क्या हैं? अगर बातचीत आपने की हो वहां पे मतदाताओं से, क्या निकलकर सामने आ रहा है? और साथ ही समीकरण भी आप हमें समझाएं इस सीट का। ये देखिए, अगर रुझान की बात की जाए तो मतदान करने को लेकर आम लोगों में उत्साह है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे और जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो लंबी लंबी कतारें सभी गाजीपुर के लगभग बूथों पर देखने को मिली। और मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मैं अभी मौजूद हूँ, हालांकि बूथ अंदर है, लेकिन कुछ नौजवान भी यहाँ खड़े हैं जो वोट डाल चुके हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और लोग लगातार आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं। देखिए कि जो लोग वोट डाल कर आ रहे हैं वो उनको देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालकर लौट रहे हैं और वोट डालने वाले अंदर की ओर जा रहे हैं। अगर मुद्दे और एजेंडे की बात की जाए तो मुद्दे और एजेंडे पर भी यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अपनी राजनीतिक निष्ठा के हिसाब से लोग मुद्दे और एजेंडे पे बात कर रहे हैं। अगर वह सपा गठबंधन के पक्ष में है तो कतई स्वीकार नहीं करता कि इस प्रदेश में कोई विकास भी हुआ है या कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। वो तपाक से महंगाई और बेरोजगारी की बात को उठाता है। अगर बीजेपी समर्थक के पास चले जाइए तो वो कहता है कि साहब विकास हुआ है गाजीपुर में और सुशासन है, कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हुई है, वो विकास के मुद्दे पर जाएगा। तो अलग अलग लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब वो सुविधा नहीं, राजनीतिक निष्ठा के हिसाब से। लेकिन एक बात जरूर है, जो योजनाएं चली हैं, जो गरीबों को फायदा मिला है, चाहे वो राशन हो या आवास योजना के तहत उसे आवास मिला हो या किसान सम्मान निधि का फायदा मिला हो या महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए गया हो, तो इस चीज को भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। और जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात है, खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों की, तो इस पर वो भी लोग स्वीकार कर रहे हैं और मान रहे हैं कि एक ये चुनावी बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर मतदान की बात कर लें और चुनावी समीकरण की बात कर लें तो समीकरण तो जातवाद के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। विकास, आपके पास कई मतदाता भी वहां पर मौजूद दिख रहे हैं, अगर उनसे बातचीत आप कर सके, क्योंकि काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं वो। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्साहित नजर आ रहे हैं और यहाँ तमाम नौजवान मतदाता मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर इस बार का चुनावी मुद्दा और एजेंडा इन लोगों के बीच में क्या। आप लोगों ने वोट डाल दिया है? जरा सब लोग उंगली दिखाइए। अच्छा, डालने आप जा रहे हैं, चलिए डालिएगा। बाद में पहले ये बताइए कि इस बार क्या सोच कर आप वोट डालेंगे? मैं किसी का नाम जानना नहीं चाहता। नहीं, वोट तो डालेंगे विकास के नाम पे। अच्छा, तो क्या 5 साल में विकास हुआ है? एकदम विकास हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है। विकास है। आप जरा आगे आए। पहले गाजीपुर की रोड को, मतलब गाजीपुर की पहचान जो होती थी कि जहाँ से गड्ढा चालू हो जाए वो गाजीपुर है, समझो गाजीपुर है, यूपी आ गया। लेकिन अब तो पूरे हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे। क्या एजेंडा चुनावी मुद्दा आपके लिए है? देखिए, ऐसा मैं धर्म और जाति से ऊपर उठ करके मैं देशभक्त के नाते मैं देश हित में अपना मतदान करूंगा और किया भी हूं। और मेरी सोच औरों से अलग है। क्यों? हम सबको यही हमारा अनुरोध है सबसे कि सब लोग वोट जरूर दें, घर में बैठे न रहें। और एक वोट का बहुत कीमत होता है,
एक वोट से हार जीत होता है। तो अब जिसको चुने, ये तो चुनाव है, जिसको इच्छा हो उसको वोट दें, मगर दें सब लोग। देखा ही नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चीज़ है विकास। 5 साल में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है हमारे देश में, बहुत जगह विकास हुआ है। सब दूसरी चीज़ ये है कि कानून राज, जो कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उससे बड़ा हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इधर आइए आप। क्या नाम आपका? कृष्णा प्रसाद। वोट डाल दिए? जी डाल दिए। क्या सोचकर डाले हैं? देश की सभी कर्मनिष्ठा, प्रेम और सभी लोगों का भाईचारा इस भारत की धरती पे भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मैं सभी देश के नागरिकों को बाद में धन्यवाद करिएगा। मुद्दा बताइए अपना। मुद्दा यह है कि इस सरकार में सारे नारियों की, भारत के नारियों की अच्छी सुरक्षा, सम्मान, कर्मनिष्ठा, न कि किसी का जाति धर्म, न भेदभाव, सभी अपने भाई हैं, सभी अपने भाई हैं। कानून व्यवस्था आपके लिए एक मुद्दा है? जी, कानून व्यवस्था के लिए क्या अच्छी है। व्यापारियों की सुरक्षा। आज से पहले हम व्यापार करते थे, तगादे से पैसा आता था, छीन लिया जाता था। अच्छा। कोई भी व्यापारियों को कुछ भी बोल के चला जाता था। हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं थी। पैसा था लेकिन इज्जत रुतबा नहीं था। इस सरकार में हमें रुतबा है, पैसा है, सब है और सुरक्षा है। यानी कानून व्यवस्था आपके लिए एक चुनावी मुद्दा? इस चुनावी मुद्दा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। आपका क्या मुद्दा है? सर, हम इस सरकार से हम 3 मुद्दों से हम बहुत खुश हैं। बिजली, पानी 24 घंटा। इससे पहले हम लोग को बिजली नहीं मिलती थी 2005 के बाद, और कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। आप बताएं, आगे जरा आ जाएं कि क्या नाम आपका? गिरधर गोपाल चौरसिया, मिस्र बाजार। वोट डाल दिया आपने? जी। अच्छा, जरा उंगली दिखा दीजिए दर्शकों को। इस बार का क्या मुद्दा, एजेंडा आपका रहा है चुनाव वोट डालने का? पहली बार डाले, इसके पहले डाले थे? इसके पहले 2 बार डाल चुके हैं। और मुझे एक ही चीज़ इस सरकार में अच्छा लगा कि सांप, बिच्छी, गोजर सब बिल में थे, और मैं चाहता हूं कि फिर से ये सरकार बने और जो बाकी सांप, बिच्छी, गोजर हैं वो फिर से बिल में घुस जाए। समझ नहीं पाए, सांप, बिच्छी, गोजर कौन है? वही माफिया राज। भूमि भी तो माफिया के लिए मशहूर है। जी, मशहूर क्या, बदनाम कहें? जी जी जी। अच्छा अच्छा। कानून व्यवस्था, नई शिक्षा नीति, इसके लिए वोट डाल दिया आप लोगों ने? क्या सोचकर इस बार वोट डाला? राष्ट्रवाद सोचकर। आपके लिए मुद्दा राष्ट्रवाद है। आपका? राष्ट्रवाद विकास के नाम पर। राष्ट्रवाद और विकास। आप भी आ जाइए आगे। आपने क्या सोचकर अभी वोट डाला? अभी डालने जा रहे हैं। डालने तक क्या सोचा है आपने? हमने शांति के लिए, शांति व्यवस्था कायम रहे। कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था। देखिए, यहाँ अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था, शांति और विकास को अपना मुद्दा बता रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि सब लोग हैं, अपनी अपनी अलग अलग लोगों की राय होती है, क्योंकि चुनाव होता है, सबके अपने मुद्दे और एजेंडे अलग होते हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग कानून व्यवस्था और सुशासन को और विकास को अपना चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। जी विकास, लौटेंगे आपके पास। अवधेश जी लगातार हमारे साथ बने। अवधेश जी, गाजीपुर के लोगों को आपने सुना, और इस बार देखिए वो खुलकर कह रहे हैं, बुलडोजर नीति की चर्चा कर रहे हैं। और इस बार क्या आपको लगता है कि इस जो आखिरी ये फेज है, 7वां ये चरण जो है, इसमें योगी सरकार की बुलडोजर नीति की अग्नि परीक्षा भी होनी है? अग्नि परीक्षा शब्द जरा कठिन होगा, लेकिन प्रकाश चंद्रा जी जो कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां की सच्चाई है। मैं स्वयं गाजीपुर में था और मैंने लोगों के मनोभावों को देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार कुछ मुद्दे राज्यव्यापी होते हैं, कुछ क्षेत्र पर निर्भर करते हैं और स्थानीय वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये गाजीपुर, खासकर वो जो मोहम्मदाबाद है और बगल में जो मऊ है, मोहम्मदाबाद अंसारी परिवार का घर है, वहां मोहम्मदाबाद नगर पंचायत में ही उनका मकान है, और मऊ भी है, वहां उनका प्रभाव क्षेत्र है। तो उनके विरुद्ध और जो कुछ भी वहां पहले माफियागिरी हुए हैं, लोगों के ठेके से लेकर छोटे छोटे कामों पर जो आतंक कायम रहा है, उसके विरुद्ध एक आक्रोश है लोगों के अंदर, और उनको लगा है कि इस सरकार के अंदर कम हुआ है। हालांकि सच यह है कि यद्यपि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर हैं, लेकिन जो उनका प्रभाव क्षेत्र प्रशासन पर था, या जो उस क्षेत्र के ठेके से लेकर के बाकी कामों पर था, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये भी एक सच है, क्योंकि ऊपर के स्तर पर हुए, निचले स्तर पर अधिकारी, कर्मचारी सब अभी भी उनसे डरते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि अगर यह सरकार कायम रहती है तो शायद उनके साम्राज्य का अंत होगा। और ऐसे लोग
भी इस समय अंसारी परिवार के साथ रहते हैं, जो उनको नहीं चाहते हैं लेकिन उनके स्वार्थ जुड़े हैं, उनको वहां से ठेके चाहिए, उनको व्यापार चलाने की, तो वो सब अभी है। बावजूद वहां ये पूरे यूपी से गाजीपुर और मऊ ऐसा क्षेत्र है जहां खासकर मोहम्मदाबाद में और मऊ में यादव समुदाय का बड़ा वर्ग वहां समाजवादी पार्टी या उसके समर्थित उम्मीदवार के विरुद्ध भाजपा को मतदान करने वाला है, क्योंकि यादवों के साथ अंसारी परिवार और उनके जो लोग होते थे उनकी लड़ाइयां हुई हैं, यादव वहां मारे गए हैं, उनसे सीधा टकराव हुआ है वहां। तो इसीलिए अब्बास अंसारी को भले वो सपा ने टिकट दे दिया हो, लेकिन वहां के यादवों का संपूर्ण बहुमत उस रूप में उम्मीदवार को नहीं मिलने वाला है जैसा अन्य क्षेत्रों में मिला है। मेरे से अनेक यादव मिले जो बिल्कुल भाजपा का समर्थन कर रहे थे। तो गाजीपुर का एक समीकरण उलट है, और साथ साथ देखिए वो भी एक बड़ा धर्म क्षेत्र रहा है, हमारे अनेक संत महापुरुषों का आस्था का केंद्र रहा है, वो गंगा का बड़ा केंद्र है, वो काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ है, मार्कंडेय महादेव का क्षेत्र उसके पास ही है जो कैथी आता है। तो जो काशी से वो क्षेत्र भी व्यापक रूप से प्रभावित है, और जो अयोध्या आंदोलन था उसमें गाजीपुर के और आसपास के लोगों की बड़ी भूमिका थी। यहाँ तक कि जो दंगे हुए मऊ में, उससे भी प्रभावित होने वाले लोग वहां व्यापक पैमाने पर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला करके वहां मतदान हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं परिणाम के बारे में बहुत आकलन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी भी अंसारी परिवार का प्रभाव, उसका भय और समाजवादी पार्टी के वोटरों के मन में ये आकांक्षा कि किसी तरह से भाजपा को हराकर सत्ता तक पहुंचना है, ये एक प्रबल कारक वहां अभी भी विद्यमान है। जी सर, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल चलते हैं आजमगढ़, जहां से हमारे सहयोगी अनिल लगातार हमारे साथ बने हैं। अनिल, किस तरह का ट्रेंड इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं, और समीकरण हमें समझाइए आजमगढ़ का। क्यों आजमगढ़ जीतना बीजेपी के लिए उस लहर में भी मुमकिन नहीं हो पाया था, और इस बार क्या लगता है? क्योंकि लोगों को हमने सुना और वो एक सुर में जो है वो अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जाहिर तौर पर वहां पर गढ़ है उनका, इसलिए वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये समझाइए कि पिछली बार भी जब लहर थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जब मोदी लहर के नाम पर वोट पड़ा था, तब भी आजमगढ़ जीत क्यों नहीं पाई बीजेपी? देखिए, आजमगढ़ में यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए अगर यहाँ लड़ाई होती भी है तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच होती है। बीजेपी दर्शक दीर्घा में रहकर तमाशा देखती, दोनों के कांटे का मुकाबले का, रोमांच का मजा लेती है, लेकिन मुकाबले में खुद नहीं आ पाती है। एक बार बीजेपी का सांसद सदस्य जीते थे, वो भी इसलिए जीते थे कि रमाकांत यादव को लड़ाया था उन्होंने। रमाकांत यादव बड़ा नाम है, मुलायम सिंह को भी उन्होंने चैलेंज किया था, और मुलायम सिंह खुद कहते हैं कि रमाकांत के खिलाफ वो हारते हारते बचे थे। तो यादव मुस्लिम होने की वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी अधिकतर सीटें जीत जाती है, और जो सीटें बच जाती है वो बीएसपी के खाते में चली जाती है, क्योंकि दलित बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में है, और दलित जहाँ मुसलमानों का ट्रेंड ये होता है कि जो बीजेपी को हरा रहा है वो उसके साथ हो जाती है, इसलिए वहाँ पर बीएसपी भी जीत जाती है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि तमाम जितनी नॉन यादव ओबीसी कास्ट थे और इवन दलितों की वोट में भी बड़ी सेल लगाई थी बीजेपी ने, और अगल बगल यहाँ तक कि मऊ की सीटें भी जीत ली थी, गाजीपुर की भी जीत ली थी, बलिया की भी जीती थी, लेकिन आजमगढ़ में भी बीजेपी ये खाता नहीं खोल पाई थी। हालांकि ये तो पीएचडी के जो छात्र उनके लिए शोध का विषय होना चाहिए कि बीजेपी यहाँ पर बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती है। और 2017 में जो लहर थी इस बार वैसा कुछ नहीं है, और इसलिए लग रहा है कि बीजेपी 2017 में जो एक सीट पाई थी शायद यहाँ इस बार उसके लिए वो भी मुश्किल हो। मेरा सवाल ये अवधेश जी से एक रहेगा, मैं खुद पूछना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, जैसे कि पिछली सरकार पर आरोप लगा था कि जातिवाद का आरोप लगा था, समाजवादी पार्टी जातिवाद के आरोप में घिर गई थी, इस बार मुख्यमंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि उनको क्षत्रिय होने पर बहुत गर्व है, और उन खुद भगवान भी इस जाति में जन्म लिए थे। तो क्या मीडिया ने मुख्यमंत्री के जातिवाद को प्रमुखता से नहीं उठाया, या अपोजिशन उसको जातिवाद को प्रमुखता से नहीं उठा पाया? क्योंकि हमने देखा है कि कुलदीप सिंह सेंगर रहे हों, चाहे चिन्मयानंद रहे हों, या धनंजय सिंह रहे हों, या ब्रजेश सिंह रहे हों, या राजा भैया रहे हैं, ये सब पे तो बुलडोजर चला, लेकिन जब इन सब के बारी आती है तो बुलडोजर रास्ता भटक जाता है। तो क्या अवधेश सिंह जी इस पे कुछ रोशनी डाल पाएंगे? है विपक्ष इसको उठा भी रहा है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के हैं और मैं भी क्योंकि देश की राजनीति 40 वर्षों से देख रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी अनेक नेताओं को जानता हूं। हमारे देश की समस्या है कि हम जिस जाति से होते हैं, हम जातिवाद करें या ना करें, उस जाति के लोग हमारे पास आ जाते हैं, उनसे एक जुड़ाव लोगों में रहता है।
और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तो यह पूरे प्रदेश में खासकर ठाकुर समुदाय, राजपूत जो भी कहिए, उनके अंदर एक भाव है कि हमारा ठाकुर मुख्यमंत्री है, इनको हमको जिताना चाहिए का। और वो एक पक्ष होकर के, कुछ क्षेत्रों में है नहीं भी है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में एक पक्ष होकर मतदान करते हैं, इसलिए ये वायुमंडल फैला है। लेकिन निजी तौर पर मैं ये मानता हूं कि अगर कोई सन्यासी है तो भले किसी जाति से हुआ हो, कंप्लीट एक जाति पर आंख मूंद करके वो शासन चला रहा होगा, क्योंकि उनके सेक्रेटारिएट भी हम देख सकते हैं, उनके ओएसडी पर नजर डाल सकते हैं, जिस जैसे लोगों को टिकट मिला है वो सब भी हम देखते हैं। तो ये मेरे लिए स्वीकार करना कठिन होता है कि बिल्कुल चाहे अपराध के विरुद्ध कार्रवाई हो या और चीज हो, उसमें एक जाति को बचाने के लिए काम करना पड़ रहा हो। और जहां तक ये सवाल जरूर उठा था, लेकिन वो एक बड़ा इंटरव्यू था, उस पूरे इंटरव्यू का भाग आप देखेंगे तो उसमें ये बात नहीं था कि उनके केवल क्षत्रिय, अगर हम किसी जाति के हैं भारत में, उस जाति के प्रति गर्व रखना गलत नहीं है, लेकिन दूसरी जाति को अपने से छोटा मानना या हीन मानना, कमतन मानना, यह गलत होता है। आप अपनी जाति के प्रति गर्व रखते हैं और केवल जाति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने हिंदू होने, क्षत्रिय होने, दोनों के प्रति गर्व की बात कही है। तो इसमें, लेकिन हाँ, इसके मैसेज जो है एक दूसरे रूप में गए हैं और वो मैसेज चला है और मीडिया ने तो उठाया ही है। और इस समय आप जानते हैं, अगर आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, हम सब लोग मीडिया में, हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम भी मनुष्य हैं, हमारी भी एक सोच होती है, हम भी किसी के पक्ष और विपक्ष में होते हैं और उससे सब कुछ प्रभावित होता है और इसमें कोई गलत नहीं है, सबके अपने विचार होते हैं। लेकिन मीडिया ने, चूंकि इसको मीडिया ने ही तो हाईलाइट किया है धनंजय सिंह का मामला, लेकिन मैं तो यह पूछ रहा हूं ना कि राजा भैया के विरुद्ध क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कार्रवाई हुई? वो तो मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, उनके गठबंधन से चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार जरूर वहां से यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा के कार्यकाल में जरूर कार्रवाई हुई थी और उसमें समाजवादी पार्टी ने भी उनका सहयोग किया था, भाजपा ने खुल के भले सहयोग नहीं किया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने राजा भैया का सहयोग किया था। तो इसलिए ये किस पर चला, किस पर नहीं चला, ये सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि जिन माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर चले हैं या जिनको जेल में डाला गया है, वो वाकई माफिया थे या नहीं थे? अगर थे तो पूर्व सरकारों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक बड़ा प्रश्न है इस समय के लिए। बाकी जो है, अब धनंजय सिंह को लोग जिता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो चल रहे हैं, धनंजय सिंह तो जनता दल यू से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार केडी सिंह वहां है, उनके विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा का उम्मीदवार वहां है, उसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा के साथ उनका कोई गठबंधन है, ऐसा होता तो ये भाजपा से चुनाव लड़ते। लेकिन एक मैसेज है और ये जवाब बीजेपी को देना चाहिए या उनके बारे में उत्तर प्रदेश प्रशासन को क्लियर करना चाहिए कि इनके खिलाफ कैसे मुकदमे थे जिन पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थे। जी, चलते हैं गाजीपुर, जहां से हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा जो अंतिम 2 दिन थे प्रचार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद थे, यानी, और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, सबने धर्म का तड़का खूब लगाया है। लेकिन बीजेपी का अपना एक स्टाइल रहा है प्रचार करने का। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर इसको लेकर मुखर रही है और बीजेपी की राजनीति इसके इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन बाकी दलों को भी बीजेपी ने मजबूर कर दिया इसमें उतरने के लिए। ये देखिए, एक चीज़ आप गौर करिए कि इसके पहले बनारस महज एक विधानसभा क्षेत्र होता था या वो एक लोकसभा क्षेत्र होता था। इस तरह की राजनीतिक हलचल वहाँ कभी नहीं होती थी कि एक ही साथ एक ही दिन में सभी दिग्गज नेता उतर जाएं और अपने अपने रोड शो करें। प्रधानमंत्री के बाद से लगातार वहाँ रोड शो हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है और शायद यही वजह थी कि चाहे वो अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के प्रियंका गांधी हों या सभी तमाम दिग्गज नेता हों, वहां जाकर के उन्होंने अपना रोड शो किया। यानी प्रधानमंत्री को घर में घेरने की ये कोशिश थी। आप देखें, पूर्वांचल को लेकर के बीजेपी काफ़ी गंभीर थी और अपनी पूरी ताकत इसी वजह से झोंक दी थी कि पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्वांचल यानी बनारस से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। तो बीजेपी की साख और प्रतिष्ठा, इसमें कोई संदेह नहीं कि दांव पर है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत
झोंकी थी कि साख और प्रतिष्ठा को बचाओ और जो कुछ भी अगर पश्चिम में नुकसान हुआ है तो पूर्वांचल से उसकी भरपाई कर लो। यही वजह थी कि पूरी ताकत झोंकी और जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री खुद रोड शो किए, उसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तमाम दूसरे राजनीतिक दल के दिग्गज नेता भी बनारस पहुंच गए, उन लोगों ने भी अपने रोड शो किए और लोगों से संवाद करने की कोशिश की। तो एक राजनीति के केंद्र के तौर पे बनारस नजर आने लगा है। अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र तो लखनऊ माना जाता था, पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र गोरखपुर माना जाता था। यहाँ पर आपके पास लौटेंगे इस वक्त।